फिल्मों में हमने देखा है कि एमएमए फाइट्स जो हो रही होती है उसमें जब लड़ते हैं तो बहुत ही रूथलेस तरीके से लड़ते हैं। उसमें कभी देखा है कि दूसरे प्लेयर की जान तक चली जाती है। रियल फाइट में ऐसा होता है क्या सर? तो वो रेफरी छुड़ाएगा नहीं। अच्छा, रेसलिंग में क्या है, बहुत सारे इलीगल होल्ड होते हैं, रेफरी तुरंत छुड़ा देता है। पंच मन से नाक वाट टूट जाए तो उसमें कोई हाँ। जिम्मेवारी नहीं, चलता है, होता है। केज में क्यों करते हैं कि भागे नहीं प्लेयर? एमएमए रिंग में भी होता है, जो एमेच्योर है वो मैट पे भी होता है, चाहे रेसलिंग हो, चाहे एमएमए हो, चाहे कोई भी गेम हो, उसको फिजिकली और मेंटली रूप से जो है ना फिट होना और स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। पढ़ने में कुछ नहीं है तो चलो कुश्ती कर लो। जो पढ़ाई में अच्छा है वही जो है Wrestler बन रेसलर सकता है। अच्छा बन सकता है। जो रेसलिंग में करियर बनाना चाहते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करें? 4 चीजें होती है, मैं आपको बताऊं, जैसे डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, डाइट, उसके बाद होता है रेस्ट। चैंपियनशिप के दौरान वेट को मेंटेन करना कितना बड़ा चैलेंज रहता है एक प्लेयर के लिए? 57 से 56 हो जाएगा, चल जाएगा। ओके, लेकिन 100 ग्राम है ना ऊपर नहीं रहना चाहिए, 50 ग्राम भी ऊपर नहीं रहना चाहिए। आधे गिलास पानी से भी जो ना बॉडी की रिकवरी जब होती है ना, 1 किलो की रिकवरी हो जाएगी आपकी। क्या बात कर रहे हैं सर? 250 ml पानी पी के? हाँ। पेरिस ओलंपिक में 2024 में जापान 11 मेडल लेकर आया था, ईरान 8 लेकर आया था, यूएस 7 लेकर आया था। हम पेरिस में सिर्फ 1 ब्रॉन्ज लेकर आए थे। तो हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप चाहिए कि ओलंपिक में भी हम भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए? कहाँ कमी रह रही है, कहाँ चूक रहे हैं हम? वेदर का भी फर्क होता है। जैसे जो ठंडे देश है ना, ठंडे होते तो उसमें उनकी ट्रेनिंग जो है ना हमसे थोड़ी ज्यादा होती है। हमारा वेदर चेंज होता रहता है। हम भी क्यों ना मनाली में ले जाकर ट्रेनिंग कराएं? नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन सिंह एंड यू आर वॉचिंग द राहुल रंजन शो, जहां हम ऐसी पर्सनालिटीज से मिलते हैं जो अपनी लाइफ की जर्नी से, तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से आपको इंस्पायर करते हैं और आपकी लाइफ में आपको अपग्रेड करते हैं। हमारा आज का एपिसोड बहुत ही यूनिक रहने वाला है, जो कि बात करेंगे हम इंडियन रेसलिंग इंडस्ट्री के बारे में। हमारे साथ है मिस्टर भूपेश कुमार, जो कि एक रिनॉन्ड इंटरनेशनल रेसलिंग कोच है, जिन्होंने कई एलीट रेसलर्स और एमएमए फाइटर्स जैसे संग्राम सिंह, नरसिम्हा यादव, सुमेल, इंदू, ज्योति, बबीता नागर को ट्रेन किया है। पंजाब रॉयल्स के हेड कोच रहे हैं और पॉपुलर वेब सीरीज आश्रम में भी नजर आ चुके हैं, और भारत के पहले ओलंपिक मेडल जीतने वाले रेसलर केडी जादव जी के बायोपिक फिल्म खशाबा में नजर आने वाले हैं। अपनी कोचिंग, मेंटरशिप और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू मिस्टर भूपेश कुमार लगातार इंडिया में रेसलिंग को नए लेवल पर ले जा रहे हैं और नए चैंपियंस तैयार कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इंडियन रेसलिंग की असली दुनिया कैसी होती है, एक चैंपियन बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, ओलंपिक्स और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का रोड मैप क्या है, और इंडियन रेसलिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो बिना किसी देरी के स्वागत कीजिए मिस्टर भूपेश कुमार जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द राहुल रंजन शो में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, और थैंक यू वेरी मच फिर से। जैसा कि आपका एक सवाल है कि कब से मैं रेसलिंग कोचिंग कर रहा हूँ। जी जी जी। 25 से 30 साल के बीच में मुझे जो है, मतलब 26-27 साल के करीब हो गए मुझे कोचिंग करते हुए। ओके। तो इन 26-27 सालों में मैंने कई इंटरनेशनल, एशिया, कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट जो है ना, लड़कियां और लड़के दोनों तैयार किए हैं। अभी भी जो है ना मेहनत जारी है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा करें रेसलिंग के लिए। तो सर, आप संग्राम सिंह जैसे प्लेयर्स को मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे, आप कोच कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है? ये कौन से गेम के लिए प्रिपरेशन चल रही है? संग्राम जो मेरे स्टूडेंट है 25 साल से, और बड़े हार्डकोर रेसलर रहे संग्राम, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया और मेडल जीते हैं। तो तब से संग्राम की खासियत है कि वो कभी मेहनत नहीं छोड़ी संग्राम ने। जब हमारा दुबई में एक मैच था और जो ये जीता था, बहुत अच्छे से जीता, एक रेसलिंग मैच था वो, बेसिकली प्रोफेशनल रेसलिंग मैच। तो वो जीतने के बाद फिर अपने ये डिसाइड किया कि भाई जब प्रोफेशनल में हम आए हैं एमेच्योर से, तो वर्ल्ड लेवल पे फुटबॉल के बाद में मैं समझता हूँ कि एमएमए को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा ये था कि भाई क्यों ना तुम्हारी फाइट के द्वारा जो है इसको प्रमोट किया जाए। तो ये हमारा एक मन के अंदर एक ख्याल रहा, और हमने जो है ना एक डिसाइड किया कि भाई
ठीक है अभी हम एमएमए करेंगे, तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की। हाँ। एमएमए में जो 80% जो है रेसलिंग होती है और 10% जो है किक बॉक्सिंग है, 10% जो उसमें जुजुत्सु है, इसमें लॉकिंग चोकिंग होती है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज रहा। और पहला मैच हमारा जॉर्जिया में हुआ, वो हम विन हुए। उसके बाद एम्स्टर्डम में हमारा मैच हुआ, वो भी ऊपर वाले की और देशवासियों की जो दुआओं से हम जीते। और लास्ट अभी जो मैच फाइट हुई थी हमारी, वो अर्जेंटीना में हुई थी, उसको भी हमने सबमिशन से जीता था। तो उसमें हमें एडवांटेज यही मिला कि रेसलिंग मेरा जब ट्रेनिंग करा तो कि हम रेसलिंग से अलग नहीं जाना है हमें, एमएमए को अगर हम कर रहे हैं तो उसी थीम पर हम करते रहे। और किक बॉक्सिंग के लिए हमने जैसे मोथाई है, उसके लिए भी हमने ट्रेनिंग करने के लिए हम बैंकॉक गए। और भी जो है किक बॉक्सिंग के लिए अलग अलग जगहों पे हम गए। तो अभी ये है कि संग्राम की जो एमएमए को किक बॉक्सिंग को लेके काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी हम रेसलिंग इससे अलग नहीं जाते हैं कि एमएमए हो या कुछ हो। फिल्मों में हमने देखा है कि एमएमए फाइट्स जो हो रही होती है उसमें जब लड़ते हैं तो बहुत ही रूथलेस तरीके से लड़ते हैं। उसमें कभी देखा है कि दूसरे प्लेयर की जान तक चली जाती है। रियल फाइट में ऐसा होता है क्या सर? एमएमए में क्या है, रेसलिंग में क्या है, बहुत सारे इलीगल होल्ड होते हैं, तो उसमें चांसेस मतलब कम होते हैं क्योंकि रेफरी तुरंत छुड़ा देता है। और एमएमए क्या है कि अगर आपको कोई इलीगल होल्ड है, कुछ भी है, उसमें फाउल ऐसे होते हैं जैसे आप आंख में उंगली नहीं डाल सकते, मार सकते, बाल को नहीं ऐसे खींच सकते, बाइट नहीं कर सकते, ये फाउल होते हैं। उसके अलावा जैसे लॉकिंग, चोकिंग, पंचिंग, किक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, थ्रो, ये सब चीज़ें जो है लीगल है। अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको नेक को या फिर आपके हाथ को होल्ड कर दिया, एक गलत तरीके से वो मोड़ रहे हैं, पोस्चर पे है, तो वो रेफरी छुड़ाएगा नहीं। अच्छा, रेसलिंग में छुड़ा देगा तो इलीगल होल्ड है, उसको भी वार्निंग देगा कि भाई आपको वार्निंग है, हो सकता है दूसरे को पॉइंट भी दे दे। लेकिन एमएमए में क्या है कि वो छुड़ाएंगे नहीं। अगर आपको उससे लग रहा है कि आपको टूट रहा है, वो आप खुद बोलो, वो टेप करेंगे तो कुछ वो फाइट खत्म तुरंत, यानी आप हार गए। हाँ, अच्छा, या तो आप उसे बच लो, नहीं तो फिर बच रहे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि टूट रहे हैं तो छोड़ना है, गेम तो फिर हाँ, तब जाके आप क्लैप कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सबमिशन है, कि मैं भाई छोड़ रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ। जी। अच्छा, तो ये इसमें फर्क है। तो जो जितना टफ होल्ड कर सके, लॉक कर सके, हाँ, मतलब चोक भी कर सकता है गला, कुछ भी, वो कुछ भी कर सकते हो। तो ये इसमें जो है इलीगल होल्ड नहीं है। तो ये एक पार्ट है इसका रूल का। अब पंच मन से नाक वाट टूट जाए तो उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं, चलता है, होता है, बिल्कुल, तो बहुत रिस्की। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एमएमए स्पेशली है, रेसलिंग में तो बहुत सारे रूल्स हैं ना, लेकिन एमएमए में मुझे ये लग रहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपोनेंट को देखकर घबराना नहीं है कि इतना रिस्की फाइट है ये। देखिए, चाहे रेसलिंग हो, चाहे एमएमए हो, चाहे कोई भी गेम हो, उसको फिजिकली और मेंटली रूप से जो है ना फिट होना और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। दोनों एक पार्ट है। 4 चीज़ें होती है, मैं आपको बताऊं। जैसे सबसे पहले होता है डिसिप्लिन, उसके बाद होती है जैसे ट्रेनिंग, उसके बाद होते हैं डाइट, उसके बाद होता है रेस्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है किसी भी गेम में, चाहे आप कोई भी गेम कर रहे हैं या फिर चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी डिसिप्लिन में आता है ना। उनका स्किल, हमारा स्पोर्ट्स हो गया, उनका एजुकेशन हो गया, या कोई भी गेम हो गया। अगर एक पार्ट आप खुद भी महसूस करेंगे, सपोज कि डिसिप्लिन तो सबसे ऊपर है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में नहीं है तो अब टाइम से खाएंगे नहीं, टाइम से सोएंगे नहीं, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप डिसिप्लिन में हैं, अभी आप ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं, अभी आप डाइट अच्छी कर रहे हैं, अभी आप रेस्ट नहीं कर रहे सही से प्रॉपर, तो अब नेक्स्ट डे आपकी बॉडी तैयार नहीं होगी ट्रेनिंग के लिए। अभी आप डिसिप्लिन में भी हैं, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अभी आप डाइट नहीं ले रहे, और रेस्ट कर रहे हैं, तो भी रिकवरी नहीं होगी। अभी आप डिसिप्लिन में हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रहे आप डाइट भी खा रहे हैं और रेस्ट भी रहे, तो भी आप, तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर इनको तालमेल बना के हम चलते हैं तो हर दिन हम बढ़ते हैं आप, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें अभी जैसे आपने मेंटली रूप से आपने बताया, तो रेसलर तो सबसे ज़्यादा दिमाग होता है रेसलरों में। जैसे पुराने लोग बोला करते थे, मैं कहता हूँ कि अगर मुझसे आप बात कीजिए ना, जो ये कहते हैं कि पहलवानों का जो है ना, रेसलरों का जो है ना
घुटनों में अकल होती है, पुरानी ऐसी कहावतें हाँ, कि बोली पढ़ने जाती में है। कुछ नहीं है तो चलो कुश्ती कर लो। अभी तो इतना एडवांस सोचिए कि रेसलिंग जो पढ़ाई में अच्छा है वही जो है Wrestler बन रेसलर सकता है, अच्छा बन सकता है। और वही जो कहने वाले हैं जब वो छोटे होंगे और उनको भी मास्टर ने, उनके टीचर ने ये बोला होगा, यार 5 बादाम लो तुम एग्जाम के टाइम में, 5 बादाम को ना घिस के ना और पियो, तुम्हारा ब्रेन जो है ना बढ़ेगा, ठीक है ना। आप सही बोला होगा, सबसे बोलते हैं। करेक्ट। लेकिन पहलवान तो एक टाइम में 200 बादाम लेता है, उनका ब्रेन कितना बढ़ेगा, 2 टाइम में 400 बादाम हाँ, लेता है। मैंने देखा पूरा अपने से ही पूरा पीसते हैं। तो आप सोचिए ना, तो उनका ब्रेन और कितना कितना उसके बाद लेते हैं। हाँ, कितना बढ़ेगा। रेसलिंग ऐसा गेम है कि सेकंड के 100वें हिस्से में आपको डिसीजन लेना पड़ता है बहुत बहुत, हाँ, कि दूसरा उसकी आंखों, उसके बॉडी के मूव से देखना है कि वो क्या बिल्कुल। अटैक करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बहुत चौकन्ना, बहुत अलर्टनेस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर। अच्छा, ये हरियाणा को रेसलर्स का कैपिटल क्यों कहा जाता है इंडिया का? रेसलर्स कैपिटल ऑफ इंडिया। हरियाणा में ऐसी क्या खास बात है कि सबसे ज़्यादा टॉप प्लेयर्स हरियाणा ने प्रोड्यूस किए हैं? देखिए वहाँ पर जो है बहुत कंपटीशन, एक तो बहुत होते हैं लोकल जो कंपटीशन है ना, ये एक फंडा है कि जहाँ पर जो खेल ज़्यादा से ज़्यादा उसके कंपटीशन होंगे ना, तो वो वहाँ के वो फेमस भी रहेगा। दूसरा क्या, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, जो लोग वहाँ पे जो प्लेयर्स भी बड़े नहीं होते हैं, तो यही एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा क्या है कि वो लोग मतलब वहाँ पे एक हर घर में से जो है ना एक पैशन है उनका कि एक रेसलर जरूर होना चाहिए। अच्छा, फिर वहाँ की जो एक, इस गेम को बहुत रिस्पेक्ट के से देखते हैं हमेशा से। हाँ पहले से ये है, अच्छा, वहाँ के कल्चर का पार्ट है हरियाणा कल्चर का पार्ट है, बिल्कुल कल्चर का पार्ट है। ऑलराइट। तो अभी भी हरियाणा की में जब ट्रेनिंग कराते हैं तो लड़कियों के परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस कराते हैं ताकि इनको हरा दे तो लड़कियों को तो आराम से हराएंगे, जैसे हम दंगल फिल्म में देखते थे। नहीं बिल्कुल होता है ऐसे। लड़कियों असल में क्या, लड़की लड़की से करते हैं तो फिर उसमें अगर जो पावर है ना वो यूज हो जाती है। अगर लड़कों के साथ में पावर ज़्यादा होती है ना, एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो उनके साथ में जो करेंगे तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। एक तो पावर जो है ना उनकी इंक्रीज होती है, करेक्ट करेक्ट। और मूवमेंट वगैरह जो भी है, टेक्निक टैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो सेम वेट ग्रुप में वजन के ग्रुप में फाइट कराते हैं या अपने से हायर से भी फाइट कराते हैं? लड़की अगर लड़के से कर रही है ना, नहीं ज़्यादा बड़े से करी तो इंजरी होने के चांस होते हैं। ओके। तो तरीका तो यही है कि या तो सेम वेट से कराएं या उससे कम वेट से, लड़का कम वेट का हो, लड़की ज़्यादा वेट की। ओके। तो मूवमेंट जो है ना ठीक रहेगा, तो उसके लिए सेफ साइड रहेगा। सेफ साइड रहेगा। ओके। तो अभी पहले के मुकाबले अब क्या इम्प्रूवमेंट आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है रेसलिंग इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, टेक्निक्स? अभी तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले क्या होता था, अभी सोचिए ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर गोल्ड आ जाता है ना तो उनको अच्छा पैसा मिलता है। ओलंपिक में आप देखिए कि एक स्टेट गवर्नमेंट ही 6-6 करोड़ रुपए देती है प्लेयर्स गोल्ड को पर। भी, या प्लेयर्स को तो देते हैं, फेडरेशन को भी मिलता है? नहीं, फेडरेशन तो सपोर्ट करती है ना। सपोर्ट तो फेडरेशन अगर सपोर्ट ना करे तो प्लेयर कैसे जाएगा? आप सोचिए ना, क्योंकि कैंप लगते हैं और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सारा बनता है। फिर दूसरा क्या है कि फेडरेशन जो है ना मेजर कंपटीशन है, ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ये सब मेजर जो कंपटीशन है। लेकिन इसमें अच्छा करने के लिए कुछ रैंकिंग सीरीज होती है, कुछ ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जो जिसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं तो उनको एक्सपीरियंस मिलता है, उसका हमें एडवांटेज मिल रहा है। पहले क्या होता था कि हमारे जब इंडिया की अगर किसी रेसलर किसी कंट्री से अच्छे अगर बाउट आती थी ना तो वो इजी लेता था कि यार चलो इंडिया से इजी है। अच्छा, हल्के में लेता था? हल्के में ले, एक लैंग्वेज है हल्के में। हाँ हाँ। अभी क्या होता है, इंडिया से है तो फील जो है ना, अच्छा, उनका से इंडिया से, तो वो मतलब सतर्क हो जाते हैं कि इंडिया से भाई इतना आसान नहीं है मेरे लिए फाइट। तो इंडिया इतना की बड़ी फर्क आया है, अच्छी इमेज बनी है बहुत वर्ल्ड लेवल पे हमारी इमेज जो है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, हमारी इमेज बहुत बनी है। तो अभी क्या मतलब ग्रास रूट लेवल पे नए प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया या पुराने स्टार प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है? नहीं, धीरे धीरे देखिए बड़े बड़े सेंटर है अब तो पूरे इंडिया में, अच्छे अच्छे सेंटर हैं। हरियाणा में सेंटर है, दिल्ली में अच्छे सेंटर है, यूपी में अच्छे सेंटर है, महाराष्ट्र में अच्छे सेंटर है। क्योंकि कुछ ऐसे भी जो साउथ इंडियन है तो वो यहाँ पर आके भी ट्रेनिंग करते हैं, वो अपने यहाँ के सेंटरों में आके, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी तो ऐसा है कि जो ये तो बैच होता है, अब जैसे सीनियर बैच आ रहा है, अभी नीचे से अंडर 14 है, स्कूलों में जैसे अंडर 14 स्टार्ट हो जाता है,
और जो ओपन है हमारे अंडर 15 है, फिर उसके बाद में 17 है, अंडर 20 है, 23 है, फिर सीनियर है। तो हमारे कई कंपटीशन है ऐसे, तो बेस बनता चला जाता है। तो जैसे ऊपर जब तक आते हैं, जब तक वो नीचे से दूसरा बैच शुरू हो जाता है। तो रेसलिंग जो है अभी पहले से बहुत बड़ी है। ओके। हाँ, पहले से तो बहुत बड़ी है। अभी सोचिए ना, एक एक डिस्ट्रिक्ट में कई कई अखाड़े हैं, अच्छे सेंटर हैं जो रेसलिंग के। अच्छा, अखाड़ों का मतलब जब अखाड़े बोलते हैं ना तो मेरे माइंड में विजुअल आता है वो मिट्टी के अखाड़े, रेत वाले। और अभी इंटरनेशनल लेवल पे मैट पे चलता है। तो जो प्लेयर मिट्टी के अखाड़ों में प्रैक्टिस करता है उसके लिए कितना टफ होता है मैट के अखाड़ों में प्रैक्टिस करना और ट्रेनिंग लेना? हाँ, थोड़ा मूवमेंट का है ना, स्पीड का फर्क आता है उसमें। और मैट पे जो करेगा उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, ये तो रहता है। ओके। जो मैट पे करने वाला एक बार को वो उसमें लड़ सकता है। जो प्रॉपर खाली मिट्टी मिट्टी में लड़ेगा ना, उसके लिए थोड़ा दिक्कत होती है मैट पे लड़ना। मैट पे लड़ने की। हाँ, लेकिन हम एक्सपीरियंस कहाँ से ले? मैट की कंपटीशन तो साल में मतलब कुछ ही होते हैं ना। जो दंगल होते हैं, कोई भी हमारे इंडिया का जो वर्ल्ड लेवल का हो गया, चाहे ओलंपिक मेडलिस्ट हो गए, कोई भी हुए, कोई भी ऐसा रेसलर, स्टार रेसलर नहीं है जो बिना मिट्टी के लड़े जो है ना स्टार बनाओ। वो सभी लड़ते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि गांव ये हमारा देसी तरीका है। हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलता है। फिर क्या है कि भी गांव में जब आसपास कुश्तियाँ होती है तो उनको लड़ना भी पड़ता है ना। अच्छा, गांव के तो नाम जो से। ओलंपिक जीत के भी आए वो भी गांव को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल अखाड़ों वाले पहले करते थे। मतलब जब एक लेवल होता है ना, हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट तो बेस तो तेरे को वहां से चलता ही है ना। मैट पे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो जो दंगल होते हैं मिट्टी के, वो लड़ते हैं, सभी लड़ते हैं। आपके हिसाब से कौन से राज्य हैं भारत के जो बढ़िया प्लेयर्स तैयार करने के लिए डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं? हरियाणा है, महाराष्ट्र है, यूपी है, तो ये दिल्ली है जैसे। तो इसमें हमारी जो है ना रेसलिंग काफ़ी वो है। कुछ ऐसी जगह, कुछ सेंटर ऐसे हैं जो पंजाब के भी अच्छे सेंटर हैं जो चल रहे हैं। तो नॉर्थ में तो देखिए रेसलिंग जो नॉर्थ में ही है। अच्छा, साउथ में तो नहीं है, बस केवल नॉर्थ में। ईस्ट में है ना, वेस्ट में तो महाराष्ट्र एक है आप बता रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई में भी सेंटर है, और पुणे में अच्छी है रेसलिंग। आपका कोल्हापुर में है, पुणे में भी काफ़ी अच्छी बड़ी रेसलिंग है, ऐसी बात नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई लड़का है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है, लड़का है या लड़की है, अगर वो रेसलिंग में करियर बनाना चाहता है, कोई ऐसे राज्य से बिलोंग करता है जहाँ पे उसके सुविधाएं नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, अच्छे कोचेज नहीं है, तो वो आज के डेट में रेसलिंग एक आम नागरिक के लिए कितना अफोर्डेबल है, कितना कॉस्टली होता है? क्या वो अफोर्ड कर पाएगा ट्रेनिंग सेंटर की फीस वगैरह? देखिए, फीस तो चलिए, कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे मैंने पहले भी बताया कि वो लोग आते हैं यहाँ पे नॉर्थ में आके ट्रेनिंग करते हैं और सेंटरों में रहते हैं, जो रेसलिंग क्लब है उसके अंदर रहते हैं। उसमें खाने की व्यवस्था भी रहती है, ट्रेनिंग की भी रहती है, पूरी व्यवस्था रहती है, एकोमोडेशन सब कुछ रहता है। तो अगर कुछ टैलेंटेड होता है तो फिर सपोर्ट भी करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। अगर आप सोचिए कि कोई डॉक्टरी कर रहा है, वो डॉक्टरी में कितना खर्चा होता है, अगर उसकी फीस है, सब कुछ है, फिर भी है ना 50-50 लाख रुपए नॉर्मल ही बात है जी डॉक्टर बनने के बाद। हाँ। तो जैसे वो कोर्स है, एक एजुकेशन है ना, तो ये भी एक रेसलिंग के कोर्स है बेसिकली। जैसे आईएएस कर रहा है कोई, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है कोई, डॉक्टर बन रहा है कोई, इंजीनियर बन रहा है कोई, आईआईटी कर रहा है, तो ये भी एक अपना में कोर्स है बेसिकली। तो जब आदमी उसमें इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। डाइट के ऊपर भी खर्च करना पड़ता है। अगर हम डाइट नहीं लेंगे, बॉडी की रिकवरी नहीं होगी, तो आपकी मसल्स की रिकवरी नहीं, तो इंजरियाँ होनी शुरू हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप तैयार नहीं होगे। इम्यूनिटी सिस्टम जो वीक हो जाता है अगर हम डाइट अच्छी नहीं लेते, रिकवरी अच्छी नहीं होती, तो बहुत सारे वो है। तो एक पार्ट है, मैंने 4 चीजें बताई थी, डाइट तो थी ना उसमें। और डाइट पे लगता है पैसा जी, चाहिए वो तो। वो बात अलग है कि कोई स्पॉन्सर मिल जाए, तो ऐसा भी होता है कि अच्छा प्लेयर है तो किसी ने सपोर्ट कर दिया, कोई टैलेंटेड प्लेयर है तो सपोर्ट करते हैं। ओके। कोई ऐसा स्टेट लेवल का चैंपियनशिप हर राज्य में होता है जहाँ से वो प्लेयर्स को चुने जाएं और उसको फिर कोई स्कॉलरशिप वगैरह गवर्नमेंट देती हो? स्टेट की तो देखिए, अलग अलग स्टेट की उनकी पॉलिसी होती है कि भाई अगर स्टेट में फर्स्ट आ रहे हैं तो क्या वो देते हैं, लेकिन वो भी इतना नहीं मिल पाता ना। वो जो पैसा मिलता है वो पूरा साल नहीं चल सकता ना वो तो। लेकिन आज तो ऐसा भी हो गया, जैसे खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ जब से, जी, उससे काफ़ी जो है ना ज़्यादा कंपटीशन भी मिला और सपोर्ट भी मिल रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रहा है प्लेयर्स को।
खाली रेसलिंग को नहीं, वो तो सभी गेमों को मिल रहा है उसका फायदा। जी। कबड्डी वगैरह को भी बहुत सभी को। सपोर्ट मिला है। जो उसमें गेम आते हैं, जो जितने भी ओलंपिक खेले हैं। किस एज से रेसलिंग शुरू करनी चाहिए एक स्टार प्लेयर बनने के रेस में? देखिए, मेरा ये मानना है, अगर आपने सबसे पहले तो 4 या 5 साल की उम्र में आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चे को क्या बनाना है, क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम उसे क्या बनना है। तो सबसे पहले क्या है कि उसको कम से कम नहीं तो 2 साल या 3 साल आपको जिम्नास्टिक कराना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए, सब चीज़ें आती हैं उसमें, क्योंकि छोटे बच्चे में तो ऑलरेडी रहती है, लेकिन बैलेंस की बात है ना। वो तो हर गेम जो है वो बैलेंस का है, चाहे वो रेसलिंग है, चाहे लॉन टेनिस है, चाहे बैडमिंटन है, कि कोई सा भी गेम है, अगर आपका बैलेंस सही नहीं है तो वो अच्छा प्लेयर नहीं है, बन ही नहीं सकता। ओके। तो जब वो ये जिम्नास्टिक कर लेता है बच्चा 2-3 साल, तो उसकी बॉडी जो है ऐसी इस तरीके की हो जाती है कि अब वो कोई से भी गेम में किसी भी गेम में अब जाएगा बच्चा, तो वो बहुत जल्दी जो है ना उस गेम को, उस एक्टिविटी, उस मूवमेंट को वो एक्सेप्ट करेगी उसकी बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी वो बैलेंस गेम तो कर चुका है ना। करेक्ट। उसमें स्ट्रेंथ भी बनती है, ऐसी चीजें होती है। राइट जी। तो ये कह सकते हैं कि एक बात की सभी गेमों की जो मदर है वो जिम्नास्टिक है। अगर अगर आप स्टार्टिंग में उन्हें कराते हो, लेकिन मैंने क्या पता है 5 साल की उम्र से डालना है, 4 या 5 साल की उम्र से जिम्नास्टिक में डालना पड़ेगा। ओके। क्योंकि उसके बाद तो फिर अपना स्किल पे जो भी गेम करना है उनको, वो स्किल का गेम है, वो फिर उस पे चलना पड़ेगा ना फिर तो हमें। ऑलराइट जी। और ट्रेनिंग सेंटर कितने साल के बच्चों को लेना शुरू कर देती है? 8 से 10 साल की उम्र तक, उससे पहले लेकिन ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ? हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह 8 हाँ, से सभी 10 साल के जगह बच्चों को छोटे लेते हैं। बच्चे भी होते हैं, 8-10 साल के बच्चे होते हैं, ओके। करते हैं। तो जूनियर्स का भी चैंपियनशिप इंडिया में होता रहता है? हाँ, सब जूनियर भी होता है, जूनियर भी होता है, अंडर 23 भी मिनिमम होता है। कितने एज ग्रुप के बच्चों का कंपटीशन होता रहता है? जैसे मैंने बताया कि मिनिमम जो स्कूलों में जो होता है वो मिनिमम है अंडर 14, और जो ओपन होता है ना वो होता है अंडर 15। अंडर 15 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये बेस बनता है यहाँ से, जिसकी एशियन चैंपियनशिप भी होती है, ये सब कंपटीशन होते हैं। मतलब जनरली मैं बहुत कम ही स्कूल में कहीं सुना नहीं कि रेसलिंग की भी टीम बन रही है, रेसलिंग भी हो रहा है स्कूल में। मतलब कहाँ, हरियाणा में ये आम बात है होना? क्योंकि दूसरे राज्यों में तो नहीं होता, मैंने नहीं देखा। नहीं, सभी में होता है। स्कूल नेशनल होता है, पहले स्कूल के जोनल स्कूलों में अपने जो जोन होते हैं उनकी रेसलिंग होती है, उसके बाद में उनके स्टेट होती है, फिर नेशनल होता है। ये सब टीम में हर साल होता है। तो देश के हर एक राज्य में होता है आपको लगता है? हाँ, सभी में होता है। नेशनल चैंपियनशिप में टीमें आती है ना सारी, हर राज्य से। हाँ, और यूनिवर्सिटी होती है। पहले यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट आएगा वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलता है रेसलिंग। इन मेडलों की इनकी वैल्यू है, जो जॉब के लिए जो ना मांगे जाते हैं ना, जो क्राइटेरिया होता है, कोटा में जो जॉब चाहिए, जो क्राइटेरिया होता है ना, उसमें ये सारी चीज़, स्कूल मेडलिस्ट होना चाहिए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट होना चाहिए, ओपन नेशनल में नेशनल मेडलिस्ट, ये क्राइटेरिया होता है। और कौन कौन से मेजर प्लेयर्स है जिनको आपने ट्रेन किया है रेसलिंग के लिए, जो पॉपुलर नेम्स? बहुत सारे नाम है, लेकिन कुछ नाम है जो दुनिया जानती है अच्छे से। हाँ। नरसिंह यादव हैं, जो हमारे कोच हैं श्री जगमाल सर, उनके पास मुंबई में उसने ट्रेनिंग करी। और दिल्ली जो मेरा सेंटर है, गुरु रंगीला और उस्ताद छिद्दा हैं मेरे गुरु जी, अपने उसी अखाड़े में उसने जो है ट्रेनिंग ली है। अच्छा। दिल्ली में, मुंबई में जगमाल सर, और दिल्ली में मेरे पास उसने ट्रेनिंग की नरसिंह यादव ने। अरे वाह वाह जी। उसके अलावा संग्राम सिंह है जी, फेमस नाम है वो भी। जी 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 जी। तो और भी लड़कियों में जैसे सुमेल, ज्योति, इंदु, बबीता, ये सब नाम है जो जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। और बहुत सारे नाम हैं। मेडल्स का जब मैं ग्राफ टेबल देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में तो इंडिया बढ़िया परफॉर्म करती है, इंडियन रेसलिंग टीम। जब ओलंपिक की बात करते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, एक ब्रॉन्ज आ गया, एक सिल्वर आ गया, है ना। गोल्ड तो देखियो एक जमाना हो गया। गोल्ड कभी आया सर ओलंपिक में? नहीं, गोल्ड नहीं, सिल्वर आया है। हाँ, सिल्वर आया ना। तो मैं ये देखता हूँ कि ओलंपिक गेम्स में हम क्यों नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते, क्योंकि तगड़ी टीमें आ जाती है, जापान, यूएसए और ईरान के प्लेयर्स आ जाते हैं, तो फिर हम वहाँ नहीं टिक पाते। क्या होता है? देखिए, जैसे आपने 2 नाम बताए, 2 कंट्री के नाम, ईरान और जापान, और यूएसए भी है सर, बहुत रेसलिंग में अच्छा मेडल लेते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो ऑलरेडी हमारे जो चैंपियन बनते हैं, एशिया चैंपियन रेसलर, तो उनको हरा के बनते हैं, क्योंकि एशिया में आती है ना 2 कंट्रियाँ ये। करेक्ट। तो हम किसी कमजोर नहीं है अभी रेसलिंग में। हाँ। देखिए, रेसलिंग में क्या है कि अगर
19-20 का फर्क होता है ना, तो हम कह नहीं सकते किसको कि कौन जीतेगा। वो उस समय कुछ ऐसी जजमेंट वो हो जाती है, कुछ लक भी कह लीजिए। जजमेंट मतलब उसमें भी है, पार्शियलिटी करते हैं जजेस? नहीं जजमेंट मतलब रेसलर की कुछ ऐसा। अच्छा ओके। जजमेंट मतलब अटैक करना है या डिफेंस करना था या काउंटर करना था, वो सब चीजें। मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहता है उस गेम में। जी। तो अभी क्या है कि शायद जो LA ओलंपिक में है जो 2028 में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो नंबर है वो बढ़ेंगे ओलंपिक मेडल के, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। पेरिस 2024 रेसलिंग मेडल में जापान 11 मेडल लेकर आया था, ईरान 8 लेकर आया था, US 7 लेकर आया था पेरिस ओलंपिक में 2024 में। और हम पेरिस में सिर्फ एक ब्रॉन्ज लेकर आए थे, अमन शेरावत। करेक्ट, ओके। अगर हम बात करें टोक्यो 2020, टोक्यो में हम लेकर आए एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, बजरंग पुनिया जी लेकर आए थे और रवि कुमार दहिया जी लेकर आए थे सिल्वर। और US 9 मेडल लेकर गया, 8 मेडल लेकर रसिया और जापान 7 मेडल्स सिर्फ रेसलिंग के अंदर। तो हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप चाहिए कि ओलंपिक में भी हम भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए? कहाँ कमी रह रही है, कहाँ चूक रहे हैं हम? अब धीरे धीरे ग्रास बढ़ रहा है ना हमारा, जैसे पहले एक रह रहा है ना सर। इस बार मैंने क्या बताया कि अभी हमारे वर्ल्ड में मेडल आते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज हुई हमारी जैसे अभी, तो उसमें भी हमारे काफ़ी अच्छा जो है ना प्रदर्शन रहा रेसलरों का, कई मेडल आए उसमें। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी आने वाले जो मैंने बताया ना ओलंपिक में हमारा अच्छा होगा, नंबर जो है ना बढ़ेंगे नंबर। क्या उनकी ट्रेनिंग बड़ी एडवांस लेवल की हो रही है? उनके प्लेयर्स डाइट एडवांस लेवल का ले रहे हैं? क्या डिफरेंट क्या है सर? देखिए उसमें मेन तो देखिए वेदर का भी फर्क होता है। जैसे ठंडे देश है ना, तो वो क्या है उनके 12 महीने सेम कंट्री सेम वेदर होता है। तो ठंडे होते तो उसमें उनकी ट्रेनिंग जो है ना हमसे थोड़ी ज़्यादा होती है, हमारा वेदर चेंज होता रहता है, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। और उसके अलावा कुछ हम भी क्यों ना मनाली में ले जाकर ट्रेनिंग कराएं? लेकिन वो ट्रेनिंग कैंप हम हरियाणा में क्यों चला रहे हैं? मनाली में चलाते हैं, धर्मशाला में चलाते हैं। नहीं करते थे पहले कभी जैसे गर्मियों में, लेकिन अभी क्या है पहले AC नहीं होते थे, अब तो AC लगाने लगे ना, तो हाँ, तो फिर यहाँ भी वही वेदर आ जाता है ना। हाँ उतना नहीं आ पाता, उतना नहीं आ पाता। देखो उनका खान पान में भी फर्क है, हमारे खान पान ट्रेनिंग ही कर रहे हैं ना, फिर बाहर निकले बहुत सारी हॉट चीजें वेदर हैं। में है। कुछ ब्रीड का भी अंतर रहता है, उनकी जो नेचुरल जो ब्रीड है उसका भी बहुत अंतर रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे हम जो है ना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ओके। दूसरा खान पान, ओके। वो लोग जो है ना उनका खान पान बिल्कुल अलग है। अच्छा। वो फाइबर और प्रोटीन पे ज्यादा रहते हैं बिल्कुल, तो मसाले बिल्कुल खाते नहीं वो, हमारे में तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा रहता है ना मसाले, मतलब वो खाते ही खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं छोड़ते हमारे प्लेयर। रेसलर तो इतना नहीं खाते, वो तो नॉर्मली रहते हैं। फर्क है तो वो तो है। चैंपियनशिप के दौरान वेट को मेंटेन करना कितना बड़ा चैलेंज रहता है एक प्लेयर? बहुत बड़ा चैलेंज रहता है वो, कि मतलब उसे स्केल से थोड़ा भी ऊपर ना चला जाए, नहीं तो गेम खराब हो जाएगा, पूरा आउट ही हो जाएगा। गेम तो बात की बात है, पहले तो खेल ही नहीं पाएगा ना। हाँ, तो वेट कैटेगरी क्या रहता है? वो तो सबकी अलग अलग है, 10 वेट कैटेगरी है। हाँ, तो उसमें क्या है कि जो छोटे वजन के रहते हैं वो अपने वेट को कंट्रोल करके रखते हैं। ग्रुप में गैप रहता है, मतलब 50 से 55 रहता है या 55 है तो एग्जैक्ट 55 रहना चाहिए? जैसे अब पहला वेट हमारा सीनियर का 57 kg है फ्री स्टाइल में। ओके, ठीक है ना। हाँ, उसमें हमें 57 से 56 हो जाएगा, चल जाएगा। ओके। लेकिन 100 ग्राम है ना ऊपर नहीं रहना चाहिए, 50 ग्राम भी ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, जैसे कुछ एडवांटेज भी होते हैं कि भाई 1-2 किलो वजन घटाना है, एडवांटेज भी रहता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा जो फैट होता है ना वो निकल जाता है, तो बॉडी जो है ना एक्टिव भी होती है। जब हम लड़ते हैं तो इतना तो घटाना भी चाहिए वेट, ऐसा नहीं कि भाई जितना रूटीन में चल रहा है थोड़ा बहुत 1-2 किलो बढ़ा के फिर नॉर्मल घटा लीजिए, वो तो चल जाता है। उसकी रिकवरी जब हम वेट देने के बाद हम खाते पीते हैं ना, तो वो 1 घंटे में हो जाती है, 1-2 किलो की रिकवरी, वापस उतने आ जाते हैं। तो उसमें कुछ वो नहीं। बाकी तो जब आदमी घटाता रहता है तो वो बॉडी यूज टू हो जाती है। हाँ रिस्की होता है जब हम ज़्यादा वजन घटाते हैं ना, 6-6 किलो वजन घटाना। पहले क्या होता था कि जैसे आज शाम को वजन हुआ और कल सुबह से हमारी कुश्ती होती थी, रेसलिंग होती थी, फाइट होती थी, जैसे मैच होते थे। अभी क्या कर दिया है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना, सुबह जल्दी जो है ना वेट होगा और 2 घंटे बाद ही आपकी फाइट है, रेसलिंग कंपटीशन है।
तो वो थोड़ा वो रहता है, 2 घंटे के अंदर ही 2 घंटे में आपको रिकवरी भी करनी है, सब चीज़ें, मेंटली रूप से भी फिजिकली रूप से तैयार होना है, तो ये थोड़ा तो ऐसा हो सकता है कि एक रात पहले हमारा वजन एकदम बढ़िया संतुलित है, 100 ग्राम हम कम है, और सुबह उठे तो 200 ग्राम बढ़ गया। नहीं, अगर कुछ खाएंगे तो 1 किलो भी बढ़ जाएगा। अगर आपका 100 ग्राम एग्जैक्ट है ना, तो अगर आपने ज़्यादा वज़न घटाया है, आपने अगर नॉर्मली भी थोड़ा से कुछ मीठा या कुछ भी या कुछ पानी वानी ऐसा कुछ पी लिया ना, तो जो इसका ज़्यादा जिसने वज़न घटा रखा है, तो वो सुबह आधे गिलास पानी से भी जो है ना बॉडी की रिकवरी जब होती है ना, तो वज़न अपने आप वैसे ही बढ़ता है। आप मत सोचो कि भाई आपने आधा गिलास पानी पिया, लेकिन 1 लीटर 1 किलो की रिकवरी हो जाएगी आपकी। क्या बात कर रहे हैं सर, एक गिलास 250 ml पानी पी के हाँ, 1000 बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना, बेसिकली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना, तो वो एक वो रहता है। इसलिए बहुत ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन है, क्या बात बहुत है। मतलब एक साइंस है बेसिकली। रेसलिंग पहले जैसे नहीं, अभी क्या एक तरीके से एजुकेशन है, एक अपने आप में एक साइंस है ये। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। और हर बॉडी का अलग अलग होता है। एक होता है कि भाई किसी के अंदर वाटर लेवल ज़्यादा होता है, तो उसका क्या होता है कि वजन भी जल्दी घटता है और जो है वजन रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। किसी में वाटर लेवल कम होता है ना, मसल जल्दी, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है वजन घटाना भी, और जब उससे रिकवरी भी देर से होती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। जब इंटरनेशनल लेवल पे जब कंपटीशन में जाते हैं तो इंडियन रेसलर को सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है? रेसलर के जो वेजिटेरियन होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा एक चैलेंज होता है, खाने पीने का उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि बाहर तो सभी ज़्यादातर नॉनवेज ज़्यादा चलता है, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए जो रेसलर हैं अपने यहाँ से भी कुछ ऐसी डाइट बना के लेके भी जाते हैं वो। ओके। हाँ, फिर वेदर अगर चेंज है, मान लो यहाँ पर गर्मी है, अच्छा, और वहाँ पर जाके सर्दी है, तो अगर वेट रिड्यूस कर रहे हैं इधर, वहाँ जाके ठंड ज़्यादा तो स्वेटिंग कम होता है, पसीना कम आता है ना, करेक्ट सर। तो वो उनके लिए एक चैलेंज होता है। ये सब चीज़ें तो रहती है। और अगर यूएस में कंपटीशन हो रहा है तो टाइम जोन का कितना प्रभाव पड़ता है बॉडी पे? जैसे ही हम अगर दूर जा रहे हैं तो टीमें जो है पहले ही चली जाती हैं, ताकि हमारी बॉडी जो जेट लैग में रहती है। भी जैसे यहाँ पर दिन है, उधर रात है, तो इस समय वहाँ पर अगर हम जाते हैं, यहाँ दिन होगा तो उधर हम रात होगी, तो हमें नींद कम आएगी। करेक्ट। और जब उधर दिन होगा और यहाँ रात होगी तो हमें लेजीनेस आएगी और नींद आएगी। हाँ। तो उसके लिए थोड़ा ये है कि पहले से ही हैबिचुअल हो जाए, यूज टू हो जाती है बॉडी, तो उसके लिए पहले जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भी अर्जेंटीना में संग्राम की फाइट थी, तो हम लोग जो है पहले न्यूयॉर्क गए, वहाँ पे थोड़ी बॉडी यूज टू हुई, थोड़ी ट्रेनिंग करी, उसके बाद में हम फिर अर्जेंटीना गए थे। अच्छा, तो पहले वहाँ जाके अपने बॉडी को यूज टू करा, वहाँ के वेदर, टाइम जोन, सोने का थोड़ा रूटीन, बहुत, मतलब ज़्यादा समय नहीं, उधर थोड़ा वक्त बिता के अर्जेंटीना ना कि इंडिया से डायरेक्ट। जी। ओके, तो इसका बेनिफिट मिलता है जी, एडवांटेज मिलता है बिल्कुल। तो बहुत कुछ सोच कर चलना पड़ता है। अगर इंटरनेशनल, अगर आप देख रहे हैं कि चैंपियनशिप किस कंट्री में है, तो उसके लिए हर कंट्री के हिसाब से अलग प्लानिंग, अलग स्ट्रैटेजी होती है। हाँ बिल्कुल, वो तो अलग ही होती है। क्योंकि यूरोपियन जैसे शेंगेन जितनी कंट्री यूरोपियन कंट्री हैं, उसमें हमारा जो है ना किसी में 5 घंटे पीछे, हम 6 घंटे, ये सब रहता है। ओके। किस कंट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है आपको किसी चैंपियनशिप में? बस जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में बर्मिंघम गए थे, तो वहाँ पर भी अच्छा हमारा रहा था, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो मुझे दुख रहा था वो नर्सिंग, और हम साथ में थे जब ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में, ओके, जो उसका थोड़ा बैड लग रहा, वो मेरे लिए थोड़ा बहुत लाइफ का वो जो दिन था ना हमारे लिए। ओके। क्योंकि हमने सोचा था हम मेडल के साथ में आएंगे, तो थोड़ा वो बैड लग रहा था। एक नॉर्मल रेसलर और वर्ल्ड क्लास रेसलर में क्या मेजर डिफरेंस रहता है? देखिए, जो आपने बोला कि एक वर्ल्ड क्लास रेसलर, क्योंकि वर्ल्ड क्लास रेसलर भी कभी नॉर्मल होता है, वो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि भाई फ्रेशर को हमें क्या ट्रेनिंग करानी है। और जिस तरीके से एजुकेशन में आ जाते हैं हम, पहले छोटा बच्चा होता है, हमें बोर्डिंग क्लास में थोड़ा वो उसको आदत डालने के लिए हम वो बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। उसके बाद वो नर्सरिंग में आता है, तो नर्सरिंग में क्या सीखता है, ABCD। तो जब तक ABCD नहीं सीखेगा तो वो
बेसिक चीज है ना, ये सेंटेंस नहीं लिख सकता वो कुछ भी। ऐसी रेसलिंग में है, जब वो अपने बेसिक उसमें रहता है, तो उसमें उसको जो हमारे जो स्टाइल होते हैं रेसलिंग की, जो पोजीशनें होती है, बेसिक चीज़ें होती है, कुछ बेसिक टेक्निकें होती है, कुछ शैडो प्रैक्टिस होती है, वो तो एडवांस वाले भी जो करते हैं वो मूवमेंट के लिए ना, शैडो प्रैक्टिस, शैडो ट्रेनिंग। तो ये सब चीज़ें हमारे जो एक पार्ट है, पार्ट ऑफ रेसलिंग। तो उसमें क्या है, बेसिक ट्रेनिंग करेगा तो फिर वो एक समय आने पर वो भी जो है स्टार बनता है, लेकिन उसको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। देखिए, एक अच्छा रेसलर बनने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो उसको कंटिन्यू रहना है, एक चोटों से बचना है। ये दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू रखेगा, चोटों से भी बचना है, उसको ऐसी रेसलिंग नहीं करनी है कि भाई जिससे वो ऐसे रिस्क नहीं लेने हैं जिससे वो इंजरी हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। तो चोटों से बचना और कंटिन्यू रेसलिंग करना, तो आदमी स्टार बन जाता है, मतलब प्लेयर बन जाता है। वो तो देखिए कोशिश रहती है, लेकिन सब कुछ आखिरी में तो ईश्वर के हाथ में होता है कि भी किसको कितना बढ़ाना है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है। ओवर 2 डेकेड, 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया आपको ट्रेनिंग देते हुए कोच के तौर पे। तो कभी आपके लाइफ में भी ऐसे प्लेयर्स आए होंगे जो लगता होगा कि इस लड़के में बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ये कुछ बात है, ये कर सकता है, ये बड़े लेवल पे मेडल जीतने की का पोटेंशियल रखता है। कई लड़कियों में भी आपको दिखा होगा, लेकिन उनका एटीट्यूड ख़राब होने की वजह से उन्होंने अपना करियर चौपट किया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि अच्छा रेसलर होने से पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। व्यवहार हमारा होना चाहिए बिल्कुल सीधा, सरल, हम्बल। तो ये प्रैक्टिकल क्या बात है कि 2 लाइनें बोलकर मैं ये बात बताना चाहता हूँ। तू पत्थर सी ऐट है, मतलब जो पत्थर होता है ना, आपने देखा हो ऐट से खड़ा रहता है एक जगह, बहुत कठोर खड़ा रहता है, कठोर रहता है। तू पत्थर सी ऐट है, मैं पानी सा लोच। पानी आपने देखा है पत्थर को भी काट के निकल जाता है, लोचीला होता है। राइट। पानी सा लोच। तो तू पत्थर सी ऐट है, मैं पानी सा लोच, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। क्या बात है। तो ये व्यवहार आदमी का होना चाहिए, पानी जैसा एक व्यवहार होना चाहिए, ताकि वो हर कठिन रास्तों को, पत्थर भी अगर सामने आ रहा है ना आपके, तो उसको काटता हुआ निकल जाए। ये व्यवहार, ये नहीं ऐड से पत्थर तो एक जगह खड़ा रहेगा। राइट। तो ये एक व्यवहार होना चाहिए आपका, हर एनवायरनमेंट में सेट हो जाए, जी, हर प्रकार के सिचुएशन से पॉजिटिव तरीके से बाहर निकल जाए। जी बिल्कुल। तो ये मैं सिखाता भी हूँ, क्योंकि खाली ट्रेनिंग से नहीं, अगर मैं जो उनकी जो क्लास वैसे लेते हैं भी, साइकोलॉजिकली भी, वैसे भी मेंटली क्लासेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। खाली ट्रेनिंग से बच्चा स्टार नहीं बनता है या प्लेयर नहीं बनता है कुछ। उसको हमें समझना पड़ेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेनिंग में समझना पड़ेगा कि भाई आज ये लड़का जो है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इसको दिक्कत हो रही है, वो हमें समझना पड़ेगा। वो हमारी निगाहें जो एक्सपीरियंस है ना, वो अपना भी जो है ना कनेक्ट हो जाती है कि भाई हाँ इसको कुछ प्रॉब्लम है, या आज ये अच्छा कर रहा है या कल ही अच्छा करेगा। आज जैसा कर रहा है तो कल ही अच्छा करेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा समझने की बात। कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो एक अच्छे रेसलर को महान रेसलर नहीं बनने देती? आपके नज़र में कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन देखते हैं आप रेसलर्स के अंदर, उनके लाइफस्टाइल में? गलत एटीट्यूड। अगर आपका गलत एटीट्यूड है तो आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे तो आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ समय के लिए आप कुछ अच्छे भी हो जाते हैं ना, तो क्योंकि गलत आदमी को तो ईश्वर भी साथ नहीं देता ना, तो ये समझना होगा। राइट। तो ये हमें व्यवहार जो है अपने जो है ना अच्छा रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छा रेसलर होने से पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। क्या अचीवमेंट के बाद लोगों के बॉडी लैंग्वेज में कभी बदलाव आपने देखा है बिना नाम लिए? नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं एक्सपीरियंस। जनरली इंडस्ट्री में कभी आपने देखा है कि उसका रेसलिंग के प्रति या खेल के प्रति एटीट्यूड ही बदल गया हो कि नाउ मैं तो बहुत महान हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है, मैं तो हूँ ही हूँ? जो लोग ऐसे हो जाते हैं ना, हाँ, होते कोई, लेकिन वहाँ से उनका पतन शुरू हो जाता है। ये समझो कि बस हो गया वन टाइम अचीवमेंट, वो टिक नहीं पाएंगे वहाँ पे, शीर्ष पे अगर आप कंटिन्यू, आपको अगर ऊपर रहना है ना,
तो आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी आप उधर रुक सकते हैं। अगर आपने एटीट्यूड में रहेंगे, आपने व्यवहार को अपना बदला, तो फिर आप डाउन जाएंगे। अच्छा, रेसलिंग में ऐसे प्लेयर्स क्यों नहीं दिखते हैं जो जैसे इस ओलंपिक में सिल्वर लेकर आया या ब्रॉन्ज लेकर आया, तो अगले 4 साल बाद, हर 4 साल में ओलंपिक होता है, एवरी 4 ईयर्स, तो अगले 4 ईयर्स में वो कोई मेडल लेकर, चाहे सेम मेडल या नीचे या ऊपर, क्यों नहीं ला पाते? वो 4 साल में उनका करियर नहीं उस लेवल पे रह पाता क्या? ऐसे कई हैं रेसलर ऐसे हैं जो जिन्होंने 2-2 3-3 ओलंपिक खेले हैं, 4-4 ओलंपिक खेले हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर नेम देखिए, हर ओलंपिक में प्लेयर्स का नेम बदल चुका है। और कुछ वजन होते हैं ऐसे। क्या वजह है? देखिए, मैंने पहले क्या बताया था, मैंने एक बैच होता है, वो पीछे से आ रहा होता है, तो जूनियर बच्चे वो सीनियर तो होंगे ना, तो ये उसमें फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते नेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए, नए बच्चे उनके ऊपर चले जाते हैं। देखिए, वो अगर ये तो वो पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो ऐसा नहीं कि भाई हर समय, वो तो ट्रेनिंग जो अच्छी करेगा कंटिन्यू, ये नहीं कि आज मेडल जीत लिया तो अब आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मेडल जीतना बड़ी बात नहीं है, मेडल जीतने के बाद बरकरार रहना बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें उसको ट्रेनिंग और ज़्यादा करनी पड़ेगी, उनको प्रेशर भी रहता है। फिर नए बच्चे आते हैं, उनके साथ में फाइट होती है, तो मैंने बताया ना कि रेसलिंग में अगर नज़दीकी होती है, 19-20 का फर्क होता है, तो आप बोल नहीं सकते कौन जीतेगा। 4 साल में फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्या? क्रिकेट में जैसे विराट कोहली है, लगातार खेले जा रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, तब भी वो उनको ओवरशैडो कर रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। रेसलिंग में ऐसा क्यों नहीं कि सीनियर जो वो है वो नए बच्चों को हरा के वही आगे जा रहा है? आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं क्रिकेट को रेसलिंग के साथ? फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप गेम ही गलत था, आपने बोला कि क्रिकेट को आप इसके साथ में, रेसलिंग के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ओके। क्योंकि जब क्रिकेट मैच होता है तो सिर्फ एक टाइम में सिर्फ 3 ही लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं, एक तो बॉलर, एक बैट्समैन और फील्डर। बाकी सब अपने रिलैक्स है ना। और इस 6 मिनट की रेसलिंग में ना, जिसमें 30 सेकंड का बीच में रेस्ट मिलता है, 3 मिनट, फिर 30 सेकंड का रेस्ट है, फिर 3 मिनट। पहलवान की जो पूरे साल की जो मेहनत होती है ना, वो 6 मिनट में दिखाना है, वो 6 मिनट में उसको जो है ना दिखाना पड़ता है। वो मेंटली रूप से भी, फिजिकली रूप से भी, साइकोलॉजिकली भी, डिफेंस, अटैक, उसको पूरा का पूरा जो है ना अपना यानी खून पसीना, क्योंकि पहलवानी ऐसा गेम है जिसमें खून और पसीना दोनों लग जाता है, क्योंकि फाइट होती है, खून भी निकलते हो। तो करेक्ट। उस समय उनकी हालत जो है ना इतनी ख़राब हो जाती है कि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय सब प्लानिंग यूज़ भी करनी है। अगर आप जीत रहे हैं तो आपको टाइम कैसे निकालना है कि आप है ना, आपको कोई पेनल्टी भी ना दे, कोई पैसिव ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आप उसको उससे के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। ये रेसलर्स ज़्यादातर एमएमए की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? कोई खास वजह? खास वजह तो यही है कि 80% रेसलिंग है, उसमें 10% जो है किक बॉक्सिंग और 10% जुजुत्सु। तो ये सबका वो होता है। यही कारण है कि हमारे जो दुनिया के जो टॉप के जो फाइटर हुए हैं ना, वो सब रेसलर है। एमएमए में क्या खास बात है, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है रेसलर्स को? प्रोफेशनल है, पैसा है इसमें, पैसा है बिल्कुल। रेसलिंग से ज़्यादा पैसा है एमएमए। और प्रोफेशनल है ना वो तो। अच्छा, मतलब ज़्यादा वो एमेच्योर है, कमर्शियलाइज हो गया क्या एमएमए? देखिए, ये रेसलिंग है जो ओलंपिक रेसलिंग, एमेच्योर है और प्रोफेशनल है, तो इसमें तो प्रोफेशनल में तो पैसा ज़्यादा ही होगा ना। एमेच्योर और प्रोफेशनल कहने का क्या मतलब हुआ? जो ओलंपिक गेम है जितने भी, वो सारे गेम एमेच्योर में आते हैं। यही गेम अगर प्रोफेशनल भी होते हैं ना, उनके कुछ नियम चेंज होते हैं। जैसे एमएमए है, एमएमए भी अभी ओलंपिक में जो ना आने वाला ही है, आने वाला है। हाँ, तो आने वाले समय में हमारे जो देश की जो ना, जैसे संग्राम की भी जैसे फाइट हुई है, तो उसमें भी बहुत लोगों ने जो ना शुरू किए। जैसे उसकी एज है, मैं मानता हूँ कि एज जस्ट नंबर। एक आपकी एज होती है जो नंबर है, और एक होती है आपकी बॉडी एज। अगर आप चेक बना कर रखते हैं, जो आप बना के रखते हैं, तो कोई कहते हैं भी 50 साल तो आप क्वार्टर है, क्योंकि इंसान का जो हार्ट बना है ना, वो 200 साल के लिए बना है। हमारी जो एज है एक्चुअल में जो हर जीव की रहती है, तो हमारी रसिया के लोग इतना ज़्यादा कैसे जीते हैं? कोई 178 साल भी जी के गया है, और हम मानकर बैठे कि हमारी एज 100 साल। नहीं, रसिया नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना और जापान के, कोरिया, ये लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा वही लोग जीते हैं। उसका रीज़न अगर बोल दिया कि 100 साल जियो तो उनके लिए गलत बोल रहे हैं आप, क्योंकि वो 100 से ज़्यादा जीते हैं ना। वो तो नॉर्मल है, वो तो उनके लिए तो बहुत, मतलब 100 साल
से ऊपर के तो बहुत होंगे उधर। उसका रीज़न क्या है? हाँ हाँ हाँ। एक तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रखते हैं, दूसरा क्या है इनका खान पान ऑर्गेनिक है। मैं जैसे साउथ कोरिया भी गया, उधर भी चाइना भी देखा मैंने कि वो लोग जो है ना उनकी जो ट्रीटमेंट है ना, एक तो बीमारी कम होते हैं, वो ट्रीटमेंट वगैरह वो जो है ना अपनी जड़ी बूटियों से, ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है ना उन्हीं से वो करते हैं। दूसरा उनका जो खान पान है वो लेट खाना पीना ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। अच्छा। और बहुत बहुत सिंपल खाना होता है उनका। खान पान को लेकर डिसिप्लिन अच्छा है वहाँ का। जी जी, बहुत ज़्यादा। पानी हवा भी अच्छी होगी जी जी, भारत वो तो से। सभी जगह है। देखिए हवा पानी तो है ना, अगर आप बाहर निकलते हैं तो सभी की अच्छी है, चाहे वो यूरोप चले जाएं कहीं चले जाएं, आप दुबई अच्छा चले। ठीक है, एक रेसलिंग से बाहर का सवाल कि जब आप दूसरे कंट्रीज में होकर आते हैं और भारत में उतरते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? जब ज़्यादा दिन बाहर रहते हैं ना, हाँ तब आते हैं ना, जी। तब एयरपोर्ट से थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है कि Stress भाई feel ऐसा होता है? फील होता है कि भाई एक फील होने लग जाता है कि भाई हवा में जो है ना प्रदूषण जो है ना काफ़ी है, महसूस होता है, हवा ही महसूस होने लग जाती है। वो होता साथ है, बिल्कुल होता है थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा दिन रहेंगे तो ऐसा नहीं। होता और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देशों को देखते हैं कि हमसे छोटे छोटे देश हैं, कम लोग हैं और उनका डेवलपमेंट इतना शानदार है, और हमारे देश में आते हैं तो हमारे यहाँ के मुद्दे ही अलग हैं। तो क्या मतलब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अफसोस लगता है कि भारत भी इतना डेवलप्ड होता, बढ़िया रोड, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया स्वास्थ्य, एजुकेशन? देखिए पहले और अब में मेरे को खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे बाहर जाते थे तो पहले कई एयरपोर्ट पे ना, मुझसे तो नहीं हो, मैंने देखा औरों से भी बहुत सवाल जवाब करते थे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो है ना छवि बहुत अच्छी हुई है हमारी इंडिया country की, इंडियन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। इज्जत बहुत बढ़ गई है। Okay. ये मेरा अनुभव रहा है। ये आपने देखा है पिछले 10-15 सालों में? बिल्कुल, ये तो मेरा देखा है। तो मतलब हमें एक थर्ड वर्ल्ड की तरह देखते थे, अभी हमें लीडिंग वर्ल्ड कंट्री की तरह देखते हैं। अच्छा इंडियन है तो इंडिया से है। हमारी इमेज बढ़ी है। मोदी जी के चलते इम्प्रूव हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तो जो मैं समझ पाया आपकी बात से कि एमएमए और रेसलिंग में, रेसलिंग जो है वो मैट पे, बड़े मैट पे होता है और एमएमए रिंग के अंदर होता है, करेक्ट? केज में भी होता है, रिंग के अंदर। केज में क्यों करते हैं कि भागे नहीं प्लेयर? नहीं, वो तो एक अपना उनका क्यों? सेटअप वो है। बंद कर देते हैं। हाँ, बंद कर देते हैं। हार के ही तुम हाथ उठा लो तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। नहीं, वो उन्होंने एक वो प्लेटफॉर्म बना रखा है थोड़ा ना सा उधर। माहौल जमाने के लिए कि देखो अब अंदर मार हो रहा है, लोग प्लेयर्स में एक्साइट, मतलब ऑडियंस में एक एक्साइटमेंट होता केज है। में, हाँ बिल्कुल होता है। उसका अपना एक थीम है उनका कि अलग ही देखने तो का। इसीलिए बेटर वहाँ रिंग टिकट में भी सेल होता है जब MMA रिंग में होता है तो। रिंग में भी होता है। जो एमेच्योर है वो मैट पे भी होता है। एमेच्योर तो फिर रेसलर हो गए ना वो लोग। एमेच्योर MMA भी होता है। ओह, तो बिगिनर मानेंगे उसको? हाँ, वो बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस, तो मैं मानूं कि एमेच्योर बेसिक है। एमेच्योर के रूल थोड़े अलग होते हैं। तो वो सेफ्टी गार्ड भी लगाते हैं, कई चीज लगाते हैं, जैसे पैरों में भी उनके वो पहनते हैं, जैसे सेफ्टी जो माउथ का जो लगाते हैं फिटिंग, वो दांतों को बचाने के लिए लगाते हैं जी, क्या? दांतों, वो पूरे फेस को बचाने के पूरे लिए। फेस को, कि अगर वो मारता भी है तो दांत बाहर ना आए, हाँ, पकड़ के रखता है जबड़े को बचाने के लिए। जबड़े के लिए। ओह, उसके अलावा भी बहुत सारी और भी सेफ्टी चीजें लगाते हैं, कुछ चीजें। तो ये सब चीजें जो रेसलिंग में करियर बनाना चाहते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करें? देखिए, एक तो वो टाइम से उनको उठना चाहिए, टाइम से उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए, टाइम से उनको खाना चाहिए और वापस जो है ना टाइम से उनको सोना चाहिए। तो ये इसमें से कोई भी चीज़ अगर वो छोड़ते हैं ना तो वो स्टार नहीं बन सकते कभी भी, कभी स्टार नहीं बन सकते। तो ये डिसिप्लिन उनको चाहिए। और दूसरा, इससे बड़ी बात यह है कि सभी का, बड़ों का, अपने कोचों का, सभी का उनको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। आशीर्वाद एक साइंटिफिक एक रीज़न होता है। जब आदमी किसी के ऊपर हाथ रखता है ना तो जो वेव जो जाती है ना, पॉजिटिव वेव, वो उसको एनर्जी देती है। ये भी, इसमें भी साइंटिफिक रीज़न है। करेक्ट। तो इसको उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने व्यवहार में जो है ना एक सरलता रहनी चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि इंडिया वर्ल्ड रेसलिंग का सुपर पावर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जिस तरीके से हमारे जो रेसलर आगे आ रहे हैं, चाहे वो जूनियर लेवल पे हो, जूनियर एशिया हो, जूनियर वर्ल्ड हो,
उसके अलावा जैसे सीनियर का जो बैच है हमारा बहुत अच्छा है। और वर्ल्ड में जो है, मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने बोला है कि पहले क्या होता था कि हमारे जो इंडिया से किसी कंट्री, चाहे वो रशिया है या यूएस है या कोई और कंट्री अच्छी जो ईरान है, अगर इंडिया से बाउट आती थी उसको इजीली बिहेव करता था, नॉर्मल वार्म अप कर रहा है कि चलो इसको तो हरा लूंगा। अभी क्या है कि अगर इंडिया से आती है तो उनके अंदर उनके कोच भी कहेंगे भाई इंडिया से फाइट है। ओके। तो वो सीरियस होते हैं, दिखता है उनके बॉडी लैंग्वेज, कोच भी परेशान से दिख रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि भाई इंडिया से मैं, मतलब ये मुझे हरा सकते हैं मुझे। हाँ, और हराते भी, ऐसी बात नहीं। अभी हमारे इंडिया के जो रेसलर हैं उनको भी जो है ना बहुत एडवांटेज मिला है, जो हमारे इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म पे बार बार टीमों को जाना, उनको वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलना, जो उनका एक्सपीरियंस जो डेवलप हुआ है। उसके अलावा जो हमारी प्रो रेसलिंग लीग जो स्टार्ट हुई थी, जिसके 5 सीजन हुए, तो उससे जो वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियनों से हमारे जो यहाँ के जो इंडियन के रेसलर थे, अपने होम टाउन में उनके साथ में जो मैच हुए हैं उनके, जो उन्होंने हराए भी, ओलंपिक चैंपियन को हराया, जो अपने पंजाब रॉयल्स टीम है मेरी जी, उसके अंदर जो थे मेरे जो इंडियन प्लेयर थे, कई जो ओलंपिक चैंपियन को हराया उन्होंने। तो उनके साथ जो एक मैचेस होते हैं, तो उसमें हमारे जो इंडियन रेसलर हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हुआ है। वो नहीं मानते अब कि भाई मेरी रशिया से आ रही है, मेरी उससे आ रही है, ठीक है हाँ आ रही है, अब मुझे वो लड़ना है। पहले के कॉन्फिडेंस डाउन भी रहता था, अभी बहुत वो रहते हैं। तो ये जो प्रो रेसलिंग लीग है, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर जैसे आईपीएल में होता है हर कंट्री के प्लेयर खेलते हैं, वैसे इंटरनेशनल रेसलर्स भी खेलते हैं इसमें? देखिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे आईपीएल का कॉन्सेप्ट है, ऑक्शन होता है, वर्ल्ड के टॉप खिलाड़ी और इंडिया के टॉप खिलाड़ी, ओके, उनकी एक लिस्ट होती है, तो उसमें से फिर ऑक्शन होता है। उस ऑक्शन में उनको लिया जाता है। तो जैसे पंजाब रॉयल्स टीम मेरी टीम है, तो पंजाब रॉयल्स के आप कोच हैं? मैं पंजाब रॉयल्स, मैं हमेशा जब से स्टार्ट हुई तब से मैं हूँ उस टीम के साथ में। तो ये हर साल होता है? अभी इस साल हुआ है, अभी जैसे इस साल हुआ है, पीछे कोरोना के बाद में थोड़ा बंद हुआ था, उससे पहले 4 सीजन हो गए थे। ओके। और हम जो है 2 टाइम तो हम विनर हैं, और एक बार हम रनर अप हैं, एक बार हम जो है सेमीफाइनलिस्ट हैं, और इस बार भी हम सेमीफाइनलिस्ट थे। क्या बात है। इसमें हमारे जो कॉर्नर हैं वो धर्मेंद्र साहब थे, फिल्म स्टार जो धर्मेंद्र जी है। अच्छा, तो वो भी आते थे, अभी तो नहीं रहे। पंजाब रॉयल्स के ऑनर धर्मेंद्र साहब थे? कॉर्नर जो धर्मेंद्र साहब थे। अच्छा। और अब हमारे जो ऑनर हैं वो धर्मपाल राठी जी हैं, जो कि गुड़गांव से हैं। ओके ओके। तो अभी धर्मेंद्र जी के बाद वो सनी देओल या कोई नहीं आया इसके साथ? नहीं, ईशा देओल आए थे इस बार, हेमा मालिनी जी भी आई थी। तो को ऑनरशिप उनकी है, उनका अभी उनके साथ में, हाँ, जो हमारे ऑनर है उनके साथ में उनका, पंजाब रॉयल्स की टीम के लिए। अच्छा। पहले तो सनी देओल जी भी आते रहे, अपने बॉबी देओल जी, ये सब आते रहे। ओके ओके ओके। तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका प्रो रेसलिंग? हमारे जो इंडियन रेसलरों को बहुत फायदा मिला इससे, मॉनेटरी। बिल्कुल, मतलब आप सोचिए ना, अपने होम टाउन में अगर जिस ओलंपिक चैंपियन से अगर बाहर अगर उनका मैच हो रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा वो होगा, लेकिन यहाँ पर वो खुल के लड़ते हैं और अपना जो 100% देते हैं। जब वो 100% देते हैं, कॉन्फिडेंस से लड़ते हैं, तो उनके रिजल्ट भी अच्छे हैं। या तो उन्होंने हराया है, अगर वो बाई चांस हारे भी है ना, तो बड़ी क्लोज फाइट हुई है, क्लोज मैच हुआ है उनका बहुत ज्यादा। ओके जी। तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हमारे रेसलर्स को एक अनुभव मिला कि इंटरनेशनल लोगों के साथ कैसे फाइट करनी है, तो उसको सीखने का अनुभव मिलता है, वो आगे परफॉर्मेंस भी अपग्रेड करता है। हाँ, वो तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंटरनेशनल लेवल पे तो जब बाहर जाते तब भी मैचेस होते हैं उनके साथ में, लेकिन वो लेवल और यहाँ पर होम टाउन में जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, उसमें बहुत फर्क होता है। राइट। तो उसका हमें एडवांटेज मिला है बहुत। भूपेश सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बढ़िया रेसलिंग इंडस्ट्री को मैं समझ पाया आपसे बात करने के बाद और क्लोजली। मैंने तो हमेशा टीवी पे और न्यूज़ पे और इंटरनेशनली जो ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ का देखता था, वहाँ पे देख के एक अलग तजुर्बा था। आपसे मिलने के बाद और अनुभव अपग्रेड हुआ है, तो मुझे बहुत बहुत थैंक यू कहना है आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बुलाया। थैंक यू वेरी मच। क्लोज करने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि उन यंग रेसलर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भारत के लिए मेडल लाने का सपना देख रहे हैं? बड़ों का सम्मान कीजिए, कोचेस का सम्मान कीजिए, जैसा वो कहते हैं, क्योंकि प्लेयर्स को नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है जी। जो आपको वॉच करके आपके कोचेस जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको फॉलो कीजिए, और
उनके सम्मान का, आदर का ख्याल कीजिए और डिसिप्लिन में रहिए। आप हमेशा अपने सोने का, खाने का और अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल कीजिए और आप हर दिन बढ़ेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, हर दिन आप बढ़ेंगे और एक दिन ज़रूर आप स्टार बनेंगे। जो आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और गाइस, तो आपने भूपेश सर को सुना, जिनको 25 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है रेसलिंग में कोचिंग देने का, एमएमए में। इतने पॉपुलर स्टार प्लेयर्स को इन्होंने पर्सनली ट्रेनिंग दी है। इंटरनेशनली इन्होंने सारे इवेंट रेसलिंग जो कॉम्पिटिशन्स रहे हैं उनके पार्ट बने हैं। तो इन्होंने रेसलिंग को, मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने जिया है और इन्होंने जो टिप्स बताए हैं, अगर आप रेसलिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो इनके दिए हुए सजेशंस को फॉलो करिए। कोई भी सुझाव लेना चाहते हैं तो सर का इंस्टा डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेसलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि इस पूरे पॉडकास्ट के एपिसोड में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या रहा आपके लिए। इसी प्रकार के और एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।